दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आज बात करने वाला हूं, मेरी वही बात है जो बात 2 दिन से पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। वो है 5 दिन का संसद का विशेष अधिवेशन। आखिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? आखिर मोदी जी क्या करने वाले हैं? मोदी जी के जानने वालों का कहना है कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा धमाका करेंगे, राजनीतिक बम फोड़ने वाले, और वो ऐसा राजनीतिक बम होगा जिसकी तोड़ विपक्ष के पास शायद ही। वो ऐसा बम होगा कि विपक्ष भौंचक्का रह जाएगा। और वो जो मंसूबे पाल रहा है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को पटक नहीं दे देंगे, भाजपा को पटक नहीं दे देंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि मोदी जी कुछ खास करने वाले हैं, और ऐसा खास करेंगे कि जो अभी विपक्षी महागठबंधन में जो चर्चा चल रही है कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, भाजपा के सामने 1 to 1 कैसे मुकाबला किया जाएगा, और जो सबसे बड़ी समस्या है कि यदि विपक्ष जीता तो उनमें से विपक्ष का कौन प्रधानमंत्री बने। क्योंकि विपक्ष में यानी इंडिया महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार कई हैं। तो इस पर आपको बताता चलूं कि भास्कर समूह के ग्रुप एडिटर रहे और भारत के महानतम पत्रकारों में से एक श्रवण गर्ग जी ने एक लेख लिखा है पिछले दिनों। उसमें वो लिखते हैं कि विपक्ष को प्रधानमंत्री पद के लिए किसी को चुनने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो वो जब करेंगे जब वो सत्ता में लौटेंगे। लेकिन वो कहते हैं, किसने कहा है कि मोदी जी हार जाएंगे और सत्ता छोड़ देंगे? मोदी जी आसानी से हार नहीं मानने वाले और ना ही सत्ता छोड़ेंगे। और इसीलिए उनका मानना है, उनका कथन है, श्रवण गर्ग जी का कथन है कि ये जो स्पेशल या विशेष अधिवेशन जो संसद का बुलाया है 5 दिन का, उनके अनुसार संभवतया कैसे विपक्ष को मात दी जाए, कैसे इंडिया गठबंधन को धराशायी किया जाए, उसी की प्लानिंग के तहत ये हो रहा है। और ये सब पिछले दिनों मोदी जी ने इतने गुपचुप तरीके से किया कि इसकी कानों कान खबर किसी को नहीं लगने दी। और माना जा रहा है कि जो मोदी जी विशेष अधिवेशन में जो फैसले लेंगे वो पूरे विपक्ष के साथ देश को चौंकाने वाले होंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो ऐसे क्या फैसले हो सकते हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं जिससे पूरा देश चौंकेगा और विपक्ष धराशायी हो जाएगा। और वो क्या ऐसे फैसले हो सकते हैं कि तीसरी बार भी देश की जनता भाजपा सरकार को या मोदी सरकार को वापस सत्ता में लौटाएगी। तो इन मुद्दों पर जो मंथन चल रहा है पत्रकारों का, राजनीतिक पंडितों का, बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का, उस पर ये कहा जा रहा है, आदरणीय श्रवण गर्ग जी भी कह रहे हैं कि ये अधिवेशन जो हो रहा है, जो वर्षों से जो महिला आरक्षण रुका हुआ था, पास नहीं हो पा रहा था,
कांग्रेस सरकार थी जब से जो इस पर मंथन चल रहा है, उससे पहले से भी इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन महिला आरक्षण बिल आज तक पास नहीं हो पाया, उस पर अमल नहीं हो पाया। और मोदी जी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाने का हो, चाहे इसी तरीके के और फैसले हों जो चर्चा में हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, तलाक, मुस्लिम महिलाओं के तलाक का मामला हो, और भी जो 2-3 मुद्दे हैं जिनको वो करना चाहते हैं, तो उस पर वो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल हो सकता है कि वो उसको पास करा दें। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, आप जानते हैं कि जो नया सदन बना है, संसद भवन बना है, हमारे संविधान में 543 सांसदों के बैठने की जगह है, सीटें हैं, और राज्यसभा में 245 सीटें बैठने की हैं, मतलब थी। लेकिन अब जो नया संसद भवन बना है उसमें ये सीटें लोकसभा में 543 से बढ़ाकर 888 कर दी गई हैं। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? क्या इस स्पेशल अधिवेशन, विशेष अधिवेशन में लोकसभा की सीटें बढ़ाई जानी हैं? बढ़ सकती हैं, ऐसा कोई बिल पास कराया जा सकता है। दूसरी तरफ जो राज्यसभा की 245 सीटें थीं, उनको बढ़ाकर 384 कर दिया गया है, यानी बैठने की व्यवस्था। तो क्या इस मुद्दे पर भी कुछ नया होने वाला है? कोई नया बिल पास कराया जाएगा? ये बिल एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये वैसे मामले लंबित रहे हैं, क्योंकि देश में बहुत सारे संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी संख्या या बहुत बड़ा क्षेत्र एक संसदीय क्षेत्र में होता है। 15-15, 20-20 लाख की संख्या पर एक संसदीय क्षेत्र होता है, जो नहीं होना चाहिए किसी हद तक, क्योंकि एक सांसद के लिए इतना बड़ा क्षेत्र या इतने लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी संभव लग रहा है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं और महिला बिल, आरक्षण बिल पास करा के उससे जो महिलाओं का वोट उन्हें मिलेगा, वो बात, यानी आधी दुनिया, जो आधी आबादी जो देश की है महिलाओं की, उनका वोट मोदी जी की तरफ झुक सकता है। जिस तरीके से तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने अपनी तरफ किया, इसी तरीके से महिला आरक्षण बिल पर मोदी जी देश की आधी आबादी महिलाओं को अपने पक्ष में कर सकते हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि यदि चुनाव में तत्काल ये सीटें नहीं बढ़ाई जा सकी तो मनोनीत किया जाएगा उनको राज्यसभा के लिए, और वो मनोनयन वाली जो संख्या है महिलाओं के आरक्षण की, जो राज्यसभा की सांसद बन सकती है मनोनयन के द्वारा, मनोनीत किए जाने के द्वारा, वो 200 तक हो सकती है। तो यदि ये सब मोदी जी कर सकते हैं तो फिर विपक्ष के लिए मोदी जी को हराने के रास्ते सीमित हो जाएंगे। और जो मैं आखिर में जो आपको बताने वाला हूं, जो देश के बुद्धिजीवी और विधिवेता जो शक जाहिर कर रहे हैं और जो डर रहे हैं, वो ये है कि आरएसएस के मुद्दे में संविधान को बदलना भी एक बड़ा मुद्दा है। उसकी लिस्ट में ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
और गाहे बगाए भाजपा के नेता या सांसद या आरएसएस के लोग ये घोषणा करते रहते हैं, ये बयान देते रहते हैं कि इस पुराने संविधान को बदला जाना चाहिए और नया संविधान मनुस्मृति के अनुसार बनाया जाना चाहिए। यानी ये सरकार, आरएसएस और भाजपा सरकार देश में मनुवादी व्यवस्था फिर से लाना चाहते हैं, जिसमें जातिवाद जो थोड़ा बहुत 75 सालों में कम हुआ दिखता है, लेकिन ये उसको फिर से लागू करने के लिए संविधान को बदलना चाहते हैं, जो एक सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा खतरनाक इनका विचार है। ये कर कुछ भी सकते हैं कि संख्या बल इनके पास है, और यदि ये लोग ये सब जो मैंने गिनाई हैं बातें करने में मोदी जी सफल हुए, तो आप मानकर चलें विपक्ष का शायद कभी भी सत्ता में लौटना असंभव हो जाएगा। मोदी जी ऐसी व्यवस्था कर जाएंगे कि विपक्ष या लोकतंत्र जैसी चीज़ें नाम मात्र की रह जाएंगी, खोखली होकर रह जाएंगी। और कुछ लोगों को तो आशंका ये भी है कि मोदी जी उस तरीके की शासन व्यवस्था भारत में लागू कर सकते हैं जैसे कि चाइना में है। और जिनपिंग, मुझे तो नाम भी उसका याद नहीं था, ढंग से नहीं ले पाता हूँ, कि जैसे उसने अपने आप को हमेशा के लिए जीवन पर्यंत पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं और जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, जिस तरीके से उन्होंने आजीवन अपने आप को, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर लिया है, उसी प्रकार की व्यवस्था की तरफ मोदी जी बढ़ सकते हैं, जहां लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। संविधान या तो खत्म हो जाएगा या असरहीन कर दिया जाएगा, जो देश के 85% दलित, वंचित, पिछड़ी, अल्पसंख्यक जातियों के भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ, देश के बुद्धिजीवी कह रहे हैं, ये शंकाएं जो उभर रही हैं ये निराधार नहीं लगती। ये इनको अमली जामा पहनाने में मोदी जी और अमित शाह जी आरएसएस के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत कठिन दौर से देश गुजर रहा है और देश की जनता को कदम कदम पर सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कीमत पर अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखते रहिए देश रोजाना चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हमें सहयोग करें। हमें उम्मीद है कि आप हमें आगे बढ़ाने में ये सब करके हमें सहयोग अवश्य करेंगे। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।